फेमस डॉक्टर थॉमस मॉर्स्टेड एनॉमली के सेल में एंटर हुए। उन्हें पहले से ही उनके कॉलिग्स द्वारा वार्न किया गया था, पर फाउंडेशन में उनको कौन बता सकता था कि क्या करना है। वो जो भी करते थे उसमें बेस्ट थे, शायद फाउंडेशन की पूरी हिस्ट्री में सबसे अच्छे थे। जब वो रूम में एंटर हुए तो SCP-049 ने उनका वेलकम किया, हमेशा की जैसे अच्छी तरह से। वो इतने पोलाइट थे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि आप एक किलर से बात कर रहे हैं। थॉमस मॉर्स्टेड को सच पता था कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लगता था कि वो 049 को शांत करके उसके अंदर के डेविल को खत्म कर पाएंगे। ये दो ग्रेट माइंड्स की मीटिंग थी, जिसमें से एक इंसान था और दूसरा आधा इंसान। आधा वो क्या था ये तो कभी पता ही नहीं चल पाया। ये बुद्धि की लड़ाई थी, और जैसा कि पहले कई लड़ाइयों में हुआ, ये वाली भी एक हत्याकांड में बदलने वाली थी। इस मीटिंग पर जाने से पहले ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको SCP-049 नाम के एनॉमली के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप उसे कभी सड़क पर देखेंगे तो पहली ही चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो है प्लेग, क्योंकि 049 हमेशा वैसा ही दिखता था, एक व्यक्ति जो काले रोब और प्लेग डॉक्टर मास्क में रहता है। पर यह ऐसी कोई कॉस्ट्यूम नहीं थी जिसे उतारा जा सके। ये कॉस्ट्यूम थी ही नहीं, ये वो ही खुद था। ये रोब एक्सोस्केलेटन की तरह उग गए थे। वो गंदा सा मास्क जिसकी नुकीली नाक थी उसके चेहरे को कवर कर रहा था, वही उसका चेहरा था, एक तरह की शेल जो हड्डी से बाहर आ गई थी। सबसे पहली रिपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आई थी। दक्षिण फ्रांस के मोंटबेन नाम के खूबसूरत शहर में लोग गायब होने लगे थे। रात में बच्चे अपने बिस्तरों से गायब हो जाते थे और फिर कभी नहीं मिलते थे। अडल्ट बाजार जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। लोकल अथॉरिटीज बहुत ढूंढने की कोशिश करते थे। आसपास के जंगलों और नदियों पर भी कुछ नहीं पाया जाता था, क्योंकि जो हो रहा था वो क्रिमिनल था ही नहीं। ऐसा कोई क्लू नहीं था जो उन्हें कभी मिल सका हो, या कोई आई विटनेस जो इस केस को सुलझा सके। ये कुछ और ही था, ऐसी कोई चीज जो शहर के लोग कभी नहीं समझ सकते थे। ये बात फैलती गई और तभी दी फाउंडेशन से इसे ढूंढने के लिए डिस्कवरी टीम भेजी गई। जनवरी 1941 की एक ठंडी काली रात थी जब टीम को आखिरकार वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो ग्रैंड चैटियो डी रिचोलियो के पास एक छोटे घर के खुले दरवाजे से अंदर गए और वहां इन्हें एक ओपन फायर के बगल में एक मास्क लगाया हुआ व्यक्ति दिखा, और वो अकेला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास की जमीन मूव कर रही हो। पास जाकर देखने पर टीम ने पाया कि जमीन पर कुछ बॉडीज पड़ी हुई थी, जिसे वो अपने पेशेंट्स कहता था। बियनवेन्यू शेमो उस चीज ने कहा, मेरे घर में स्वागत है। वो सभी पेशेंट्स की तरफ रेंगने लगे जैसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। हॉस्टाइल्स जिन्हें अब SCP-04O-2 कहा जाता था, वो खतरनाक लग रहे थे और उन्हें एलिमिनेट करना था। ऐसा लग रहा था कि देखे जाने पर 049 को कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस वहां बैठा हुआ था, एक लेदर बाउंड बुक पर नोट लिखते लिखते कभी कभी ऊपर देख लेता था और उसके पेशेंट को गोली मारती जाती थी। जब यह पूरा हत्याकांड खत्म हो जाता था तब अपनी किताब बंद करता वो, फिर खड़ा होता और वहां से चला जाता था। और ये कहानी है कि 049 फैसिलिटी में कैसे आया और स्टैंडर्ड सिक्योर ह्यूमनॉइड कंटेनमेंट सेल रिसर्च सेक्टर 02 साइट 19 में मेहमान बन गया। कुछ लोग जो 049 के संपर्क में आए उन्होंने कहा कि वो उनके साथ बहुत अच्छा था। अपने तौर तरीकों, मेडिसिन और ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज, बोलने की तीव्रता और बुद्धि की वजह से वो लोग उसे सुनते सुनते एकदम खो से जाते थे और उसके चार में आ जाते थे, जबकि उसके केवल एक टच से वो लोग अपनी जिंदगी खो सकते थे। इसीलिए 049 को यूक्लिड के तौर पर क्लासिफाई किया गया था। इसलिए आर्म्ड गार्ड्स को हमेशा उसके सेल के बाहर खड़ा किया जाता था। इसलिए डॉक्टर्स को उसकी मौजूदगी में प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जाता था। इसलिए डॉक्टर मॉर्स्टेड को बेहतर पता होना चाहिए था। याद रखिए कि जब फ्रांस में 049 को डिस्कवर किया गया था तो ये अपनी मर्जी से ही टीम के साथ चला गया था। जैसे कि यह पाए जाने पर बहुत खुश था, जैसे कि इसने अपने खुद के पकड़े जाने की प्लानिंग कर रखी थी। जब ये फैसिलिटी पर आया तो उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया कि इसे इसकी मर्जी के खिलाफ कंटेन किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने घर वापस आया हो। 049 के बायोलॉजी की शुरुआत फाइंडिंग से पता चला कि उसको जिंदा रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, पानी की भी नहीं। वो अपनी नोटबुक्स के साथ अकेले रहने में ही बहुत सेटिस्फाइड था। अपने नोट शेयर करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी और वो हंसी खुशी अपनी जनरल दूसरों को पकड़ा दिया करता था। पर एग्जामिनेशन करने पर यह पाया गया कि वो एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिन्हें कोई भी लिंग्विस्ट या क्रिप्टोलॉजिस्ट अभी तक ट्रांसलेट नहीं कर पाया था। ये साफ था कि 049 को इतनी सेटिस्फेक्शन तब मिलती थी जब वो देखता था कि एक्सपर्ट्स को उसके टेक्स्ट पढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नोट्स न पढ़ने के कारण कई सारे डॉक्टर ने 049 को उसके सेल में विजिट किया और हर कोई फैसिनेट होता गया। ऐसा पता चला कि इसने पूरी दुनिया घूम रखी है।
वो कई भाषाएं बोलता था, पर वो ली लैंग्वेज दी लामोर यानी कि फ्रेंच में बोलना प्रेफर करता था। वो केवल एक ही चीज के बारे में पूछता था, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फैसिलिटी ने कई तरह के जानवर जैसे कि खरगोश, कैटल और कभी कभी बंदर सप्लाई करने की भी मंजूरी देती। इंसानों की तरह ही ये जानवरों को भी छूने मात्र से मार सकता था और उनसे उनकी जिंदगी ले सकता था। लेकिन ये सबसे अविश्वसनीय चीज नहीं थी। जल्द ही वो जानवर फिर से जिंदा हो जाते थे, जैसे उन्हें 049 द्वारा एनिमेट कर दिया गया हो। वो सभी इंटेंट और पर्पस के लिए लिविंग डेड बन जाते थे और वो आक्रामक हो जाते थे। कई सारे खराब इंसिडेंट के बाद उन्हें जिंदा होते ही सेल से ले जाया जाता था और इंसिडेंटर में डिस्पोज कर दिया जाता था। ये 049 को पसंद नहीं था, जो क्लेम करता था कि उसने जानवरों को क्योर किया है। उसके लिए ये बीमारी वाली दुनिया थी। उसे हर जगह प्लेग और कीड़े मकोड़े दिखाई देते थे और उसकी एग्जिस्टेंस का मकसद था इस दुनिया में से सभी बीमारियों को हटाना। उसे लगता था कि इंसानों के अंदर एक वायरस है जिसका सफाया करना जरूरी था। फैसिलिटी में आने के कुछ दिनों बाद तक ऐसा नहीं लग रहा था कि 049 इंसानों के लिए कोई खतरा है। वो काफी फ्रेंडली था। उसे पता था कि स्टाफ में एक तरह का डर है और वो उन्हें कंफर्टेबल और सिर्फ महसूस कराने की कोशिश करता था। हालांकि ये एक छलावा था, या 049 इसे कनाड कहना चाहेगा। वो इंसानों की कोई मदद नहीं करना चाहता था। वो तो इंसानों के लिए आया था। उसे कैद नहीं किया गया था, उसने खुद ही एक जाल बिछा रखा था। 049 को अपसेट करने वाले पहले व्यक्तियों में से थे डॉक्टर रेमंड हैम, एक जाने माने फिजिशियन जो अपने मेन स्ट्रीम काम के लिए 2 बार नोबेल प्राइज के कंटेंडर रहे हैं। जिस चीज में डॉक्टर हैम को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया वो 049 का कपड़ा, जिसे एक्सोस्केलेटन या मरे हुए पुनर्जीवित करने की उसकी काबिलियत नहीं थी, पर उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला बैग था। किसी तरह से उस बैग के अंदर से सर्जिकल टूल के कभी न खत्म होने वाली सप्लाई बाहर निकलती रहती थी। कभी कभी वो ऐसी चीजें बाहर निकालता था जो बैग से भी बड़ी होती थी, जैसे कि वो बैग कहीं और से कनेक्टेड था। उस दिन डॉक्टर हैम उसी बारे में बात करना चाहते थे। सेल के एक तरफ 049 था और दूसरी तरफ हैम। उन्होंने उससे पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम उस बैग के अंदर से इतने सारे टूल्स बाहर निकालते रहते हो? मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है और मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है। डियर डॉक्टर, 049 ने कहा, स्कार्स द ग्रेट डाइंग से खिलौनों की मदद से तो लड़ा नहीं जा सकता। मेरा बैग मेरी इमेजिनेशन का नतीजा है। ये मुझे वो देता है जो मुझे चाहिए होता है। सर, आपको आपकी इमेजिनेशन में लिमिट कर रखा है। वो 1 या 2 सेकंड के लिए रुका और उसने डॉक्टर हैम को घूरा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि उसकी आवाज पहले जितनी फ्रेंडली नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, यह बस जुकाम है, बस जुकाम। अगर आप देख पाते कि मैंने क्या देख लिया है तो आप इतने इंसल्टिंग शब्द ना लिखते। डॉक्टर हैम ने ब्रीफ केस से कुछ पेपर्स निकाले और 049 को अप्रोच किया। उन्होंने उन पेपर्स को इतना करीब रखा था कि वे उन्हें पढ़ पाए। देखो देखो, डॉक्टर ने पेपर पर लिखे हुए रिजल्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, जिन जानवरों को तुम कह रहे हो कि तुमने क्योर किया है वो बीमार थे ही नहीं। वो तो मरने से पहले पूरी तरह से हेल्दी थे और तुम्हारे क्योर में उनको किसी बहुत बुरी चीज में बदल दिया गया। हमें यह पता चला है कि अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो एक दूसरे को और फिर इसके बाद खुद को ही खाने लग जाएंगे। 049 ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और थोड़ी देर रुकने के बाद सिर्फ इतना ही कहा, आपका दिन अच्छा जाए। डॉक्टर, बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा, आपको रेस्ट की जरूरत है। हैम ने बाहर जाने से मना कर दिया और कॉन्वर्सेशन से बैग की तरफ टर्न कर दिया। उन्होंने ये डिमांड की कि 049 उन्हें उसके अंदर देखने दे। बहुत अच्छी डॉक्टर, 049 ने कहा, प्राइवेट में। 049 ने अपने बैग के अंदर से लंबे मेटल पोल की सीरीज बाहर निकालनी शुरू कर दी। उसके बाद एक मुड़ा हुआ पर्दा निकला जिसको उसने उनके बीच में टांग दिया। इससे डॉक्टर हैम के आसपास एक मेडिकल टेंट जैसा कुछ बन गया। पर्दों को बंद करने से पहले उसने अपने सेल के बाहर एक मोमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन कैमरे में रखा। 3 घंटे बाद यह डिस्कवर किया गया कि डॉक्टर हैम 049 की सेल की जमीन पर रेंग रहे थे, किसी अन्य माइंडलेस जीव की तरह। जब सिक्योरिटी द्वारा उन्हें रिट्रीव किया गया तो 049 ने अपनी नोटबुक से नजरें हटाकर ऊपर भी नहीं देखा। डॉक्टर हैम को इंसिनरेटर ट्रीटमेंट तो नहीं दिया गया, पर उन्हें ड्रग्स की एक फैटल डोज दी गई। उन पर दया की गई। 049 के सेल में एक रिमूवल टीम को भेजा गया। उसने ये कहा कि किसी भी स्पेशल एक्सट्रैक्शन टेक्निक की जरूरत नहीं थी। वो लोग जहाँ जाएंगे वो अपनी मर्जी से उनके साथ वहाँ चला जाएगा। उसने कहा, वो लोगों का दुश्मन नहीं था। हिपोक्रेटिक ऑथ मुझे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। इंटेरोगेशन सेंटर की ओर चलते हुए उसने कहा, मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं आपको अपनी सर्विसेज और एक्सपर्टीज ऑफर कर पाऊं। इंटेरोगेशन सेंटर रूम के फ्लोर और दीवारों को ब्राइट व्हाइट रंग से पेंट किया गया था। टेबल भी व्हाइट थी, जो कि कमरे के बीच में बैठे हुए 049 जो कि काला था उसके कंट्रास्ट में था। इंटेरोगेशन के दौरान उसने स्वीकारने से मना कर दिया कि उसने डॉक्टर हैम को मारा था। फिर उसने कहा, मैंने उन्हें क्योर किया था, मैंने उनके शरीर से पेस्ट को बाहर निकाला था। बाद में जब उससे पूछा गया
कि क्या उसे अपने एक्शन पर कोई पछतावा था, तो उसने जवाब दिया, सर किसी को भी अपनी कॉलीग के लॉस का पछतावा ही होगा, पर मैं अपने एक्शंस के साथ खड़ा हूँ। देर हो जाने से पहले पेस्ट को हटाना जरूरी होता है। उसके बाद हर 2 हफ्ते में 049 को जानवर दिए जाते थे। उस फैसिलिटी के साइंटिस्ट बार बार जानवरों को छूते, मारते और उसके बाद आरी या किसी औजार की मदद से खेलते हुए ऑब्जर्व करते थे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से अंग बाहर निकल आते थे। ब्रेन सर्जन भी इस चीज से स्तब्ध हो जाते थे कि 049 कितना टैलेंटेड था। मुझे तुम्हारा एक करीबी रिश्तेदार चाहिए, 049 ने एक यंग डॉक्टर से कहा, जो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो डॉक्टर के परिवार के सदस्य की मांग कर रहा था। 049 ने कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हारा एक बड़ा बंदर, ना कि तुम्हारी कोई प्रिय आंटी। ऐसे कई मौके थे जब 049 अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाता था। कभी कभी तो स्टाफ खुद भूल जाता था कि वो एक इंसान से बात नहीं कर रहे थे। डॉक्टर थॉमस मॉर्स्टेड बंदरों और ओरंगुटानों को सप्लाई करते थे, जिन्हें 049 के सेल तक ले जाने के लिए बोर्नियो के रेन फॉरेस्ट से रेस्क्यू किया जाता था। फिर एक दिन कुछ बदल गया। 049 ने डॉक्टर मॉर्स्टेड से कहा कि उसका काम हो चुका था, उसे जो भी करना था वो कंप्लीट कर चुका था और उसके सेल से कोई भी क्यूट जानवर को हटा सकता था। 049 ने इंटरकॉम से कहा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा, ये एक कला का काम है, एक जीत है। जब रिमूवल टीम सेल के अंदर गई तो उन्होंने वहां पर एक ओरंगुटान पाया। क्या जो भी उसका बचा हुआ था उस सेल के कोने में पड़ा हुआ था। उसके स्कल के ऊपरी हिस्से को हटाया जा चुका था और उसका ब्रेन दिख रहा था। उसके चेहरे पर एकदम रिलैक्स भाव थे और उसके मुंह से बहुत हल्की हल्की आवाज निकल रही थी, जैसे एक नवजात बच्चे की होती है। 049 ने कहा, डॉक्टर मॉर्स्टेड को बता देना कि इसका रेज मैकेनिज्म अब एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने इसका अमेग्जिला हटा दिया है और हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में कुछ बदलाव कर दिए हैं। अब ये क्योर हो चुका है और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले दिन डॉक्टर मॉर्स्टेड ने अनाउंस किया कि वो खुद 049 के सेल में जाकर उसे विजिट करना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें अपने कॉलीग्स का एक साथ डिसअप्रूवल मिला, उन्हें बताते हुए कि 049 अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। डॉक्टर हैम बीमार थे। मॉर्स्टेड ने कहा, डॉक्टर हैम बीमार थे और 049 ने हमें अश्योर किया कि अब वो किसी की जान नहीं लेगा। उसने हमसे कभी भी झूठ नहीं बोला है और मैं उसकी बातों पर यकीन करता हूँ। ऐसा लग रहा था कि 049 ने परफेक्ट स्पेसिमेन क्रिएट कर लिया था। तो अब आगे क्या होना था, ये डॉक्टर मॉर्स्टेड को पता लगाना था। हर कोई बीमार है। 2 मिनट की बातचीत के बाद 049 ने डॉक्टर मॉर्स्टेड से कहा, एक बड़ी महामारी शुरू हो चुकी है, डरिए मत, मेरे पास एक क्योर है, तुम इंसान अब बीमारी नहीं फैला पाओगे। मुझे डर है कि तुम गलत हो, डॉक्टर मॉर्स्टेड ने कहा। जिस महामारी की तुम बात कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम अपने जीवाणुओं के साथ खुशी से रह सकते हैं। हमने हजारों सालों से ऐसा किया है। डॉक्टर मॉर्स्टेड इतना गुस्सा हो गए कि उन्हें 049 की बात समझ में नहीं आ रही थी। मुझे डर है कि तुम खुद पैरानोइया से पीड़ित हो, तुम्ही को क्योर होने की जरूरत है। 049 ने खड़े होते हुए कहा, आपको कोई आइडिया नहीं। मॉर्स्टेड चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि तुम दोबारा किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। 049 ने कहा, मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं आपको हील कर रहा हूँ। और फिर एक फ्लैश में कमरे में छलांग लगाकर डॉक्टर के सर पर हाथ रखा। डॉक्टर जमीन पर गिर गए। उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम से देखा जा रहा था और ये काफी आगे जा चुका था। उन्हें हमेशा के लिए कंटेनमेंट सेल में मूव करना पड़ा। मोबाइल टास्क फोर्स एप्सिलॉन 1 सीन पर ही मौजूद थी और वो सीधे दरवाजे के अंदर चले गए। 049 ने खुद से कहा, कोई इमेजिनेशन नहीं, इन इंसानों के पास कोई इमेजिनेशन नहीं है। वो टास्क फोर्स की तरफ चलने लगा, जिन्होंने नॉर्मली के ऊपर फायर छोड़ दिया, पर बुलेट उसके काले कोट और मास्क से टकराकर बाउंस होने लगी। SCP-049 ने एक एक करके टास्क फोर्स के मेंबर्स को छुआ और उनकी जिंदगी छीन ली। आखिरी मेंबर ने फायरिंग करना बंद कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन 049 कमरे से कूदा। उसके पीछे उसका ब्लैक कैप था। धीमे से उसने उस आदमी को छुआ और वो जमीन पर धड़ाम हो गया। टीम की गिरी हुई बॉडीज के ऊपर चलते हुए 049 कंफाइनमेंट सेल के बाहर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, उसकी पूरी डिटेल केवल 05 काउंसिल के पास ही है, जिन्हें कभी कभी 2 ओवरसीयर्स भी कहा जाता है। जो बदली हुई रिपोर्ट मौजूद है उसमें यह लिखा जाता है, स्टैंडर्ड सिक्योर ह्यूमन ऑयल कंटेनमेंट सेल, रिसर्च सेक्टर 02, साइट 19, सब्जेक्ट SCP-049, डेट ऑफ ब्रीच बदल दी गई है। यूक्लिड क्लास SCP-049 ने सेल ब्रीच किया और इसके बाद अगल बगल के कमरों और पास के बिल्डिंग का एक्सेस गेन कर लिया। यह ब्रीच लगभग 3 दिन और 5 घंटे चली थी। कुल मौतें रिडेक्टेड, सर्वाइवर जिन्हें इंसिनरेशन थेरेपी की जरूरत पड़ी। कोर्स ऑफ एक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के एल्केमी डिवीजन ने सजेस्ट किया कि क्लास डी के पूर्व कैदी जिन्हें साइट पर ट्रांसपोर्ट करके SCP-049 के संपर्क में लाया गया था और में एंटी ट्रांस मोग्रीफाई डिसइंफेक्टेंट इंजेक्ट किया जाए। SCP-049
इंजेक्टेड कैदियों को पुनर्जीवित करके क्योर करने में सफल रहा। SCP-049 ने अपनी सफलता को स्वीकारा और खुद को मोबाइल टास्क फोर्स अल्फा 1 के सामने सरेंडर किया। SCP-049 ने खुद को कंटेन करने की रिक्वेस्ट की। आगे का एक्शन, केटर के रिक्लासिफिकेशन को कंसीडर करें। किसी भी हालत में जिंदा जानवरों को अनोमली को नहीं दिया जाना चाहिए और ऑब्जर्वर को सेल में एंटर करने या फिजिकल कांटेक्ट में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान कंटेनमेंट रिडेक्टेड की जिम्मेदारी है। SCP-049 की वर्तमान लोकेशन रिडेक्टेड। रिपोर्ट का अंत।